नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुंदरम अकादमी के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों की क्लास कर रहे हैं। इसी दिशा में आज की जो क्लास है वो तकनीकी शिक्षा को लेकर के है। ठीक है, तो तकनीकी शिक्षा का जो संबंध है वो आपके सिलेबस के पार्ट बी के है ना, टॉपिक नंबर 5 के शिक्षा से संबंधित मुद्दों से ही है। ठीक है, इसी प्रकार 2020 के सिलेबस वाले पॉइंट में मतलब तीसरे यूनिट में है सेकंड पेपर के, तो इसको आप देखेंगे अपने सिलेबस के साथ मैच करते हुए तकनीकी शिक्षा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे आइए वो परिचय करा देते हैं। हम लोग परिचय पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, भारत में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे, वर्तमान स्थिति पढ़ेंगे, मानव संसाधन विकास में योगदान, प्रमुख समस्याएं और इसकी चिंताएं क्या हैं, संस्थाएं कौन कौन सी हैं और प्रमुख योजना क्या क्या है। ठीक है, इतने टॉपिक में तकनीकी शिक्षा को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के संदर्भ में ही तकनीकी शिक्षा का परिचय। हालांकि तकनीकी शिक्षा की जो परिभाषा है वो सभी देशों के लिए की होगी, ऐसा नहीं है, पर आइए देखते हैं सबसे पहले तकनीकी शिक्षा की परिभाषा क्या है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। देखिए, तकनीकी में या टेक्नोलॉजी में एक तो मानव, एक व्यक्ति शामिल होगा। टेक्नोलॉजी की समझ विकसित कर लीजिए। एक मशीन या कोई यंत्र होगा और इस मशीन को चलाने का कौशल होगा। ठीक है, कोई मानव, मशीन और मशीन को चलाने का कौशल है ना। और एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, इस मानव के पास मशीन का ज्ञान होगा। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, कौशल और ज्ञान। मानव के पास मशीन को चलाने का कौशल और मशीन का ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का संबंध है मशीन कैसे बनेगी, मशीन कैसे बनेगी। ठीक है, और कौशल का संबंध है मशीन कैसे चलेगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए एक ट्रैक्टर बनाते हैं। ट्रैक्टर, ठीक, ट्रैक्टर क्या हो गया, एक मशीन हो गई। ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति यदि ट्रैक्टर चला लेता है, ठीक है, तो उसके पास ट्रैक्टर चलाने का कौशल है। और एक व्यक्ति जिसके पास ट्रैक्टर चलाने का कौशल है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास ट्रैक्टर बनाने का कौशल हो। ठीक है, तो ट्रैक्टर बनाने का कौशल ज्ञान कहलाएगा, कैसे ट्रैक्टर को बनाना है। और ट्रैक्टर चलाने का ज्ञान जो होगा वो कौशल कहलाएगा, स्किल कहलाएगी। तो ज्ञान, कौशल और वो मशीन, ये तीन चीज़ मिल करके तकनीकी शब्द बनाते हैं। लेकिन तकनीकी शिक्षा का जो संबंध है वो किसी मानव को मशीन के बारे में पूरी जानकारी दिलाना है, चाहे वो चलाना हो चाहे वो बनाना हो। लेकिन तकनीकी शिक्षा का जोर जो है वो मशीन बनाने पर है। ठीक है, कि मशीन कैसे बनाएंगे, मशीन बनाने को लेकर के ही पूरी शिक्षा तकनीकी शिक्षा कहलाएगी। हाँ, चलाने का भी ज्ञान हो सकता है, दिया जा सकता है इसमें, इसके मतलब व्यापक बृहद स्तर पर या व्यापक लेवल पर जाने पर इसमें चलाने का ज्ञान भी शामिल आप कर सकते हैं। तो बेसिकली तकनीकी शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, तकनीकी और शिक्षा। तो तकनीकी का मतलब आप समझ गए हैं। तकनीकी का मतलब एक मानव, मशीन और उसका ज्ञान प्लस कौशल, इतनी चीज़ों को एक साथ जब ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग तकनीकी कहेंगे। और इन्हीं चीज़ों को मतलब ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने की जो शिक्षा है वही शिक्षा क्या कहलाएगी, तकनीकी शिक्षा। खैर, तकनीकी शिक्षा की परिभाषा में लिखता हूँ वो आप ध्यान से देखेंगे। तकनीकी शिक्षा मानव एवं मानव निर्मित यंत्रों की परस्पर क्रिया है। तकनीकी शिक्षा क्या है, मानव एवं मानव निर्मित यंत्रों की परस्पर क्रिया है, जिसमें मानव यंत्रों से और अधिक लाभ प्राप्त करता है। ठीक, तो मानव एवं मानव निर्मित यंत्रों की वह पारस्परिक क्रिया जिसमें मानव यंत्रों के माध्यम से और अधिक लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, उसी के अध्ययन को करता है, उसी के अध्ययन को तकनीकी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तकनीकी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप तकनीकी की शिक्षा देंगे तो उसमें मानव आएगा, है ना, मानव और मशीन की परस्पर क्रिया जिसमें ज्ञान और कौशल दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, या तो वो बनाएगा तो क्रिया कहलाएगी, या तो वो चलाएगा तो क्रिया कहलाएगी। ठीक है, जिसमें मानव यंत्रों और एक उद्देश्य होगा कि वो क्यों बनाए और क्यों चलाए, मशीन को क्यों बनाए और क्यों चलाए। तो देखिए, ठीक है, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और इसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तकनीकी शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मानव क्या करे, एक यंत्र पहले बनाना सीखे। ठीक, सीखने का संबंध किससे है, शिक्षा से है। फिर इसी यंत्र को एक मानव दूसरा क्या करे, चलाना सीखे। तो यंत्र चलाने की शिक्षा भी क्या कहलाएगी, तकनीकी शिक्षा कहलाएगी, है ना। अच्छा, फिर क्यों कोई सीखे और क्यों कोई चलाए, ठीक है ना, बनाना सीखे और चलाना सीखे, क्योंकि वह तकनीकी मतलब यंत्र के माध्यम से अपना जीवन सहज करना चाहता है, यंत्र के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। ट्रैक्टर के उदाहरण से ही समझ लीजिए कि हल की अपेक्षा ट्रैक्टर कितना ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है ना, काम को कम कर देता है, लेबर को कम कर देता है, लागत को कम कर देता है, पहुंच को बढ़ा देता है, ये तमाम सुविधाएं ट्रैक्टर प्रदान कर देता है। तो मानव जब यंत्र है ना चलाना बनाना सीख जाए अपने अधिक लाभ के लिए, तो उसी पूरे शिक्षा को जिसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको तकनीकी शिक्षा कहते हैं। परिचय से अब आप लोग अवगत हो चुके होंगे। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है उद्देश्य।
तकनीकी शिक्षा क्यों? कुछ तो परिचय में ही आप इनपुट प्राप्त कर लिए होंगे कि तकनीकी शिक्षा क्यों। तकनीकी शिक्षा का संबंध मशीनी से है, तो निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार या तकनीकी शिक्षा इसलिए दी जा रही है ताकि मानव के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि की जा सके। एक बात, पहला, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए, ठीक है। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि क्यों जरूरी है? तकनीकी ज्ञान में वृद्धि इसलिए जरूरी है ताकि मानव संसाधनों का कुशलतम उपयोग सीख सके, संसाधनों का कुशलतम उपयोग सीख सके, एक संसाधन को मशीन में चेंज कर सके और मशीन के माध्यम से संसाधनों का अच्छा दोहन कर पाए, कुशलतम दोहन कर पाए, इसीलिए तकनीकी ज्ञान जरूरी है, ठीक है ना। साथ में समय की मांग और आधुनिकता के चलते भी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। अगले कुछ पॉइंट उसमें स्पष्ट करता हूँ। कौशल वृद्धि हो जाए, जैसा कि मैंने बताया अभी, कौशल वृद्धि के लिए और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के उद्देश्य से, और मानव शक्ति या मानव पूंजी की अभिवृद्धि के लिए, की क्षमता की वृद्धि के लिए, ऐसे कर लीजिए, क्षमता वृद्धि के लिए और उसका कुशलतम उपयोग के लिए। क्या प्रश्न हम लोग कर रहे हैं? हम लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा क्यों जरूरी है, एक बात ये, या तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। इसके साथ और क्या कह सकते हैं? तकनीकी शिक्षा, मानव शक्ति पूंजी बढ़ेगी तो क्या होगा? सकल उत्पादन में वृद्धि होगी, सकल उत्पादन में वृद्धि होगी। सकल उत्पादन का सीधा संबंध किससे है? आय से है, आय में वृद्धि होगी। साथ में हम लोग क्या करेंगे? संसाधनों का कुशलतम दोहन कर पाएंगे, संसाधनों का कुशलतम दोहन करने के लिए, और अल्टीमेटली जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएगा, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए। और क्या है? लास्ट में एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि आधुनिक चलन अर्थात परिस्थितियों, जो ट्रेंड्स है, उनको परिचित कराने के लिए, उनसे परिचित कराने के लिए तो तकनीकी शिक्षा का ये आयाम है, तकनीकी शिक्षा का ये उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा रही है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं आपकी अच्छी समझ के लिए कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र का मतलब है कौन कौन से कोर्सेस हैं या कौन कौन से चीज़ें हैं, जहाँ विषय हैं जहाँ पे तकनीकी शिक्षा, जिसको आप तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, तकनीकी शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण और पहला विषय है अभियांत्रिकी अर्थात इंजीनियरिंग। तो जितनी इंजीनियरिंग के कोर्स हैं जितने, वो सब इसमें आएंगे, तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दूसरा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन है ना, टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट का जो पूरा कोर्स है वो इसमें आएगा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत। तीसरा, वास्तुकला, ठीक है, अर्थात आर्किटेक्चर, ठीक है, इसके ही अंतर्गत आता है। फिर नगर नियोजन का अध्ययन, नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग, महानगर का प्लान करना कि वो कैसे नियोजित होगा, किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, कहाँ नाली, कहाँ पानी, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं ना, नगर नियोजन के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। और इसके अलावा फार्मेसी, ध्यान दीजिएगा, फार्मेसी संबंध तो किससे रखता है? फार्मेसी संबंध रखता है मेडिकल शिक्षा से, लेकिन ये मेडिकल शिक्षा के अंतर्गत नहीं है। क्यों? क्योंकि फार्मेसी का संबंध होता है दवाइयों के निर्माण से। तो दवाइयों का निर्माण एक तकनीकी काम है, वैज्ञानिक काम है, ठीक है। तो वैज्ञानिकता के अंतर्गत आता है, तकनीकी के अंतर्गत आता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसको यहाँ रखा जाता है फार्मेसी को। होटल मैनेजमेंट को भी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत रखे हैं प्रबंधन के चलते, ठीक है। और इसी प्रकार की अन्य, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, अप्लाइड टेक्नोलॉजी या अप्लाइड, अनुप्रयुक्त, हिंदी में लिख लीजिए, अनुप्रयुक्त शिल्प एवं कला, ये पूरे क्षेत्र हैं तकनीकी शिक्षा। यदि आप इनमें से किसी एक काम से जुड़े हैं तो इसका मतलब आप तकनीकी शिक्षा ग्रहण किए हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तकनीकी शिक्षा। एक तरफ हमने विश्वविद्यालय शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा देखी थी, जिसमें BA MA स्नातक कोर्स होते हैं, PG होता है, शोध होता है। दूसरी तरफ ये शिक्षा है जिनमें इसमें भी UG PG और शोध का मामला है, ठीक है। लेकिन यहाँ की सब्जेक्ट मानविकी सब्जेक्ट नहीं होती, यहाँ के सब्जेक्ट में आपको यंत्र, मशीन, टूल्स ये जरूर नजर आएंगे, ठीक है। आइए जल्दी से हम लोग एक अगला टॉपिक करते हैं, भारत में तकनीकी शिक्षा की स्थिति के पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री। भारत में तकनीकी शिक्षा का क्या इतिहास रहा है, ब्रीफ में देखने की कोशिश करेंगे। इतिहास, तकनीकी शिक्षा का इतिहास, ठीक है। देखिए, यदि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखें तो प्राचीन और मध्यकालीन का आप इतिहास में देखिएगा जा करके कि भारत में प्राचीन काल में तकनीक कितनी प्रमुख थी। तकनीकी शिक्षा तकनीकी शिक्षा सिखाने के लिए कोई विद्यालय नहीं होता था। तकनीकी शिक्षा प्राचीन और खासकर प्राचीन काल में, मध्यकालीन में तो थे, लेकिन प्राचीन काल में बात करें तो कोई स्कूल या विद्यालय या इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कॉन्सेप्ट नहीं थे। लोग करके सीखते थे और बच्चा अपने घर में अपने बुजुर्गों से या अपने बड़ों से
के साथ रहते रहते उनसे ही सीख जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे एक शिल्पकार है, एक कुंभकार है, एक हल बनाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, एक मशीन बनाने वाला व्यक्ति है, कोई भी मशीन चाक बनाने वाला व्यक्ति है, तो उनके बच्चे धीरे धीरे उनसे सीख जाते थे। और वो कैसे सीखते थे? वो लगातार करते करते सीखते थे, प्रयास करते करते सीखते थे, प्रयोग करते करते सीखते थे। इस प्रकार से तकनीकी शिक्षा का विशेष स्कूली सिस्टम नहीं था। हाँ, शिल्पकारों के साथ संयोजित होकर के काम करने से, ठीक है, ऐसे सीख जाते थे। मध्यकालीन शिक्षा में शिल्प आदि के लिए कुछ विद्यालयों की या संस्थागत प्रयास किए गए। हम लोग डिटेल से आधुनिक चर्चा करेंगे, आधुनिक काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को लेकर के, खासकर तकनीकी शिक्षा को लेकर के क्या क्या प्रयास हुए उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता के पहले यदि शिक्षा के लिए बात करें, इस प्रकार की तकनीकी शिक्षा के लिए, तो 1825 में बम्बई और कलकत्ता और बम्बई में कुछ छोटे शिल्प शिक्षा केंद्र थे। बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र स्थापित थे, शिल्प शिक्षा केंद्र स्थापित थे। इनफैक्ट आगे चल करके बम्बई में एक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी होती है, प्रौद्योगिकी संस्थान की। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 1842 पे आते हैं, तो 1842 में मद्रास में पहली बार गन गैरेज फैक्ट्री शुरू की गई, जहाँ आयुधशाला, जिसको आप कह सकते हैं आयुधशाला, मतलब यहाँ पे युद्ध के सामान बनाने के जो टूल्स बनाने की जो केंद्र थे वो स्थापित किया गया। ठीक है, 1854 में एक पूना में, मतलब पुणे महाराष्ट्र में तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षणशाला खुला। ठीक है, ये वो दौर है, अंग्रेज़ों का दौर है, उस दौर की बात मैं कर रहा हूँ, आधुनिक काल का। ठीक है, 1854 के पहले एक ईयर देख लेना था आपको, 1847 में रुड़की, अभी भी है, रुड़की में इंजीनियरिंग IIT है ना, तो रुड़की उत्तर प्रदेश में थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। जिसको रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता रहा, बाद में इसको थॉमस के नाम से कर दी। ठीक है, इसी प्रकार 1856 में मद्रास, बंगाल और कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसियों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। मद्रास, बंगाल, कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसियों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। ठीक है, 1856 में ही कलकत्ता में सिविल इंजीनियरिंग का महाविद्यालय खोला गया। ठीक, 1857 में पूना में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। ठीक, 1858 में मद्रास गन गैरेज को किसमें, इंजीनियरिंग कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। इसी प्रकार 1887 में बम्बई में विक्टोरिया जुबली तकनीकी कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, ये आप देखें। 1887 के बाद 1907 में जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, तो तमाम स्वदेशी आंदोलनों के दौरान तमाम तकनीकी शिक्षा केंद्रों की स्थापना हुई। ठीक है, बहुत सारे तकनीकी शिक्षा की स्थापना हुई बंगाल और भारत के अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, 1913 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। ठीक, 1915 में थॉमसन हॉलैंड की अध्यक्षता में इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन का, भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ। ठीक है, हालांकि थॉमसन हॉलैंड के इस कमीशन ने भारत में तकनीकी शिक्षा का विरोध किया और इसने तकनीकी शिक्षा देने से मना किया। उसका कारण ये था कि इसने स्पष्ट किया था कि भारत में अभी तक बिजली का विकास नहीं हो पाया, और यदि बिजली का विकास नहीं हो पाया है तो तकनीकी शिक्षा देकर क्या करेंगे। इस प्रकार थॉमसन हॉलैंड 1915 में तकनीकी शिक्षा का थोड़ा सा विरोध किया। ठीक, 1917 में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तकनीकी शिक्षा के लिए, ठीक है, कॉलेज स्थापित किया गया, डिग्री कॉलेज स्थापित किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक साथ तकनीकी और पहला कॉलेज था, पहला महाविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, जहां इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए एक डिग्री कोर्स की शुरुआत हुई, मतलब बैचलर डिग्री या BE कह सकते हैं की शुरुआत हुई। ठीक है, ये प्रयास था मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ये स्थापित किया गया। ठीक है, 1931-32 में बंगाल के शिवपुर में मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल तकनीकी या इलेक्ट्रिकल
तकनीकी के लिए कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, ये तमाम हलचलें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत में, आप इस पॉइंट को इस प्रकार से भी व्यक्त कर पाएंगे कि भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, तो विभिन्न प्रेसिडेंसियों, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों के सहयोग से, ठीक है, जैसे मदन मोहन मालवीय का योगदान हो गया, इसके पहले विश्वेश्वरैया का योगदान हो गया। ठीक है, इन तमाम लोगों का योगदान से और कुछ अंग्रेजी गवर्नर्स वायसराय के नेतृत्व में ये काम किए जा रहे हैं। ठीक है, 1939-40 में भारत में पहली बार धातु विज्ञान के लिए की शिक्षा के लिए कॉलेज स्थापना की गई बंगाल में। ठीक है, 15 अगस्त, इस प्रकार 15 अगस्त 1947 तक पूरे भारत के तमाम क्षेत्रों में, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तमाम क्षेत्रों में कई इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हो चुकी थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र रूप से विज्ञान और तकनीकी शिक्षा विभाग का गठन भी होता है, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग का गठन होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जब गठन होता है या शिक्षा मंत्रालय का जब गठन होता है तो उसके तहत तकनीकी शिक्षा को भी एक शिक्षा के रूप में अनिवार्यतः शामिल करके प्रचार प्रसार किया जाता है और कई IIT, NIT, है ना, और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की स्थापना होती है। हम लोग उससे बढ़कर थोड़ा वर्तमान में, अगला पॉइंट जो हमारा था, वर्तमान में भारत की स्थिति देखते हैं इतिहास के बाद। यहाँ पे 1947 से लेकर के अब तक के 2020 तक के विकास यात्रा को एक साथ रिजल्ट के रूप में हम लोग शामिल कर लेते हैं। ठीक है, यदि वर्तमान में देखा जाए तो तकनीकी शिक्षा भी केंद्र और राज्य के बीच का है, तो कुछ केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और संबंधित विभाग देते हैं पैसा, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं और कुछ राज्य अपने आप से पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वगैरह की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो IIT है ये वित्त पोषित होता है केंद्र सरकार से। ठीक है, IIT, और इस प्रकार से आज 2020 की स्थिति में 23 IIT हैं। ठीक है, हालांकि 2017 तक आप 16 ही पढ़ेंगे, पर 2020 की स्थिति में 23 IIT हैं। तो ये IIT, इधर IIT लिखेंगे, इधर एक क्षमता लिखेंगे ताकि हम एनालिसिस कर पाएँ कि वर्तमान में मानव संसाधन के विकास में तकनीकी शिक्षा का योगदान क्या है। ठीक है ना, तो देखिए IIT की जो हमारी क्षमता है अभी वो 11,289 छात्र हैं, अर्थात IIT में हम भारत में 11,289 छात्रों को प्रवेश प्रति ईयर दे सकते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। IIT के अलावा NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास भारत में कुल 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। ठीक है, और इन 31 में, अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, MP का संदर्भ ले लें तो IIT जो है तो MP में सिर्फ एक है, इंदौर में। ठीक है, एक इंदौर है, इंदौर में है। ठीक, अच्छा NIT की बात करें तो 31 NIT हैं पूरे देश में, लेकिन भारत में मध्य प्रदेश में एक भी NIT नहीं है। ठीक है, और NIT की जो क्षमता की बात करें तो उसको छोड़ते थोड़ा सा क्षमता यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग NIT के बाद तो 13, कुल 13 IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, संख्या कितनी है इसकी? 13 इनकी क्षमता है। ठीक है, सॉरी संख्या है IIM की। ठीक, अच्छा इसके बाद 5 IISER संस्थान है, 5। ठीक है, IISER का मतलब हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो इस प्रकार की 5 संस्थान हैं जो केंद्र के द्वारा वित्त पोषित किए जाते हैं। ठीक है ना, इसी में एक आप जोड़ लीजिए, एक IIS है। ठीक है ना, IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक ही है बेंगलोर में, कर्नाटक बेंगलोर में। ठीक है, अच्छा ये क्या है? एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वृद्धि के लिए शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा 4 IIITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है ना, तो इसके लिए भारतीय सूचना तकनीकी प्रबंधन संस्थान 4 हैं। ठीक है, भारत में, मध्य प्रदेश में एक भी नहीं है। इसी प्रकार 4 IITTR मतलब राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये 4 IITTR संस्थान हैं। ठीक है, और 9 अन्य संस्थान हैं जिन्हें केंद्र शासित पोषित करती है। तो भारत में इस प्रकार से इतने संस्थान अभी तक स्थापित हो चुके हैं जो तकनीकी शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं केंद्रीय स्तर पर, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ये हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राज्यों के हो सकते हैं उनकी भी चर्चा हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, या जो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। भारत में टोटल 25 IIT हैं। यहाँ पे IIT थोड़ा सा दूसरे संदर्भ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारतीय सूचना
तकनीकी संस्थान, ठीक है, 25 की संख्या में है और मध्य प्रदेश में भी है ये। तो ईएमपी में ये कुल 3 हैं। ईएमपी में एक ग्वालियर में, एक आपका जबलपुर में और एक भोपाल में 3 है। ग्वालियर वाले संस्थान का नाम अटल बिहारी वाजपेयी IIIT एंड प्रबंधन रखा गया है, ठीक है। 196 सीटें के साथ, मतलब ये संस्था है जहाँ पे 196 विद्यार्थियों को हर साल प्रवेश लिया जाता है। फिर से एक बार नाम बोल दे रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी IIIT है ना एंड प्रबंधन, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस प्रकार से ये ग्वालियर में, और जबलपुर में पंडित द्वारिका प्रसाद शिक्षा केंद्र के नाम से है, पंडित द्वारिका प्रसाद IIIT के नाम से है, ठीक है। इसी प्रकार से एक भोपाल में IIT भोपाल IIIT भोपाल के नाम से है, ठीक है। इस प्रकार से ये IIIT हो गया। और यदि हम लोग राज्य स्तर के प्रयास की बात करें तो पूरे देश में समस्त राज्यों को मिलाकर कुल 2128 पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं गवर्नमेंट, ठीक है ना, पूरे भारत में। ईएमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थापित हैं, ठीक है। तो ये संख्या आपको ये एनालिसिस करने में मदद करेगी कि हमारा जो मानव संसाधन है वो मानव संसाधन को तकनीकी शिक्षा कैसे ग्रो कर रही है और कितनी क्षमता रखती है और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो अगले पॉइंट के रूप में हम लोग यही देख लेते हैं कि तकनीकी शिक्षा और मानव संसाधन के बीच रिलेशन क्या है। देखिए, इधर मानव इसको ट्रांसफॉर्म करना है संसाधन के रूप में या पूंजी के रूप में जिसका औद्योगिक लाभ ले सकें, औद्योगिक लाभ ले सकें। तो संसाधन के दोहन के लिए हमें चाहिए क्या? मशीन। संसाधन के दोहन के लिए हमें चाहिए क्या? मशीनों का निर्माण और मशीन चलाने का ज्ञान। संसाधन के कुशलतम दोहन के लिए हमें चाहिए अच्छी सड़कें, अच्छा परिवहन, ठीक, अच्छा आकलन और ठीक है ऐसी मशीनें जो अच्छे से आकलन कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अपना जो मानव है उस मानव को ये सारी शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, और जब ये शिक्षा उपलब्ध कराएंगे तो अपना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, लाभ है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मानव जो कि अभी एजुकेट नहीं है, जिसको ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, वो प्रत्यक्षता किस पे सहयोगी होगा? लाभ के लिए। तो मानव संसाधन और तकनीकी शिक्षा के बीच यह अनिवार्य संबंध है कि एक मानव जब तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो सीधे औद्योगिक लाभ की ओर बढ़ता है, और औद्योगिक लाभ फिर जीवन गुणवत्ता, जीवन में सहायता, वो तमाम चीज़ें जुड़ती जाती हैं। पीछे हमने स्पष्ट किया है, ठीक है। हमने बताया कि इतने सारे संस्थान एक साथ, ये तो सिर्फ संस्थान है जहाँ शिक्षा दी जा रही है, इन संस्थानों को नियंत्रित करने वाले तमाम परिषद हैं, वो परिषद भी काम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो हमारा जो एक 12वीं पास ह्यूमैनिटी है, जो मानव है, संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, इस 12वीं पास मानव को यदि हम ट्रांसफॉर्म कर दें टेक्निकल एजुकेशन से, तो यह सीधे औद्योगिक लाभ, जीवन की गुणवत्ता, मशीनीकरण, आधुनिकता आदि को बढ़ावा देने में काम करेगा। निसंदेह फिर यह औद्योगिक लाभ, आधुनिकता या जागरूकता, तकनीकी जागरूकता मानव संसाधन को रिफॉर्म करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी, मतलब और ग्रो करेगी, ठीक है। तो मानव संसाधन और औद्योगिक शिक्षा के बीच जो रिलेशन है वो ये है कि मानव संसाधन मानव में तकनीकी ज्ञान की अभिवृद्धि करता है। उद्देश्य वाले पॉइंट फिर से रिवाइज नहीं करना चाहता, लेकिन वही चीज़ें हैं, ठीक है। जो उसका उद्देश्य है वो यहाँ पे आप इनपुट कर दीजिए, तो मानव संसाधन और तकनीकी शिक्षा के बीच रिलेशन स्थापित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात थी। दूसरी बात हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं कि तकनीकी शिक्षा को लेकर के भारत में समस्याएं कौन कौन सी हैं, चुनौतियां कौन कौन सी हैं और चुनौतियों का समाधान क्या है, ठीक है। संस्थाओं की और योजनाओं की बात लास्ट में करते हैं। चुनौतियाँ या समस्याएँ। पहली चुनौती कि हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, वो इतनी कम है कि हम विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आते हैं। कोई भी हमारी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 100 में आती हो, ठीक है ना। तकनीकी शिक्षा को लेकर के भी और एकेडमिक शिक्षा को लेकर भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमारी जो तकनीकी शिक्षा है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल नहीं है, मानकों के अनुकूल नहीं है। मानकों के अनुकूल न होने का नुकसान ये है कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी बाहर काम नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ की तकनीकी शिक्षा, जैसे हमारे यहाँ की जो BE की शिक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक की शिक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ जो MTech वगैरह हो जाता है, ठीक है, इनका इतनी गुणवत्ता नहीं है कि वो कहीं USA है ना, यूरोप के किसी विश्वविद्यालय और चाइना भी इनफैक्ट के विश्वविद्यालय या की जगह पर जाकर काम कर सकें, पढ़ा सकें या तकनीकी शिक्षा का काम कर सकें। तो हमारे यहाँ ये क्या हो गया? हमारे यहाँ एक कोर्स मात्र रह गया है, अर्थात इसकी शिक्षा, इसका जो ज्ञान है वो विद्यार्थियों का उतर नहीं पाया है, ठीक है। दूसरी बात, गुणवत्ता की कमी है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल नहीं है, और इन सब के ना होने का रीज़न भी है। एक तो हमारे यहाँ इतना अच्छा बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है तकनीकी शिक्षा के हिसाब से, ठीक है। और क्या, और तकनीकी शिक्षा की जो भाषा है
वो मातृभाषा नहीं है, वो अनिवार्यतः कंपलसरी क्या है, इंग्लिश है। और गांव का विद्यार्थी 12वीं पास होकर के जब वो बी में एडमिशन लेता है या एमटेक करता है या बीटेक करता है या फार्मेसी करता है, तो उसके पास इंग्लिश एक बड़ी भाषा, ऐसी भाषा हो जाती है जो इंग्लिश में जो ज्ञान लिखा है उस ज्ञान को वो समझ नहीं पाता है। और जब ज्ञान को समझ नहीं पाता तो एन के एन प्रकार केवल क्या करता है, कोर्स पूरा करते हैं और परीक्षा पास करते हैं। और ये परीक्षा पास करने वाली प्रणाली जो यूनिवर्सिटीज़ की थी, जो विश्वविद्यालय की थी, वो यहाँ भी लागू हो जाती है। तो किताबों में लिखा ज्ञान किताबों में ही रह जाता है और बच्चे का बी एमटेक बीटेक हो जाता है। ठीक है, तो भाषा के कारण ऐसा होता है कि भाषा उसमें अनिवार्य कारक है, रुचि नहीं पैदा हो पाती भाषा, अपनी भाषा ना होने के कारण। और अपनी भाषा ना होने के कारण उसमें जो लिखा ज्ञान है वो ज्ञान दिमाग तक नहीं उतर पाता, और जब दिमाग तक नहीं उतर पाता तो बनाने और चलाने की जो स्किल या कला या जो ज्ञान है वो बच्चे के अंदर उतना नहीं आ पाती, और यदि आप भी पाती है तो उतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम क्या कर रही है इंग्लिश भाषा तकनीकी शिक्षा में, रुचि को कम कर रही है। बच्चे ने पहले दिन से ही किताब उठाया और उसमें टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था, उसकी रुचि बन ही नहीं पाई। ठीक है, और इस दिशा में जो कॉलेजेस हैं वहाँ जो प्राध्यापक हैं वो भी अच्छा प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी में नहीं समझा पा रहे हैं, इंग्लिश में ही सारी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं और सही तरीके से देखा जाए तो वो प्रोस्पेक्टिव जो इसका था वो इस भाषा के चलते नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना, और अच्छे से समझने के लिए आप पीके मूवी देख सकते हैं, पीके मूवी में इस बात को गहराई से उतारा गया है। ठीक है, तो देखिए दूसरी चीज़ क्या है अगली, कि हमारे यहाँ जो वित्तीय व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और जो है भी वो भ्रष्टाचार का शिकार है। मतलब यदि कॉलेजेस में मान लेते हैं कि लैब बनाने के लिए पैसा आया है और लैब में विश्व स्तरीय गुणवत्ता के संसाधनों की पूर्ति के लिए पैसा आया है, तो भ्रष्टाचार के कारण वो आपका लोकल लेवल का ही रह जाता है। ना तो अच्छे माइक्रोस्कोप मिलेंगे, ना तो अच्छे आपको वर्कशाला कार्यशाला मिलेंगी जहाँ आप सीख सकें। ये तमाम सारी चीज़ें भ्रष्टाचार से उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थियों में जैसा हमने कहा रुचि नहीं है शोध को लेकर के। यहाँ यदि आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में यूजी करने के बाद पीजी और पीजी करने के बाद शोध करने का एक दर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसी प्रकार यदि तकनीकी शिक्षा में यूजी पीजी और पीएचडी या शोध की बात करेंगे तो इसकी अपेक्षा ये बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ शोध तक छात्र जा ही नहीं पाते, जिससे नवोन्मेष में या नवाचार में या तकनीकी शिक्षा के उन्नयन में इन छात्रों का बहुत ही कम योगदान होता है। और जो ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब जो शोध तक पहुँच भी जाते हैं, तो वो देश छोड़ करके बाहर नौकरी पाने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ जो इंडस्ट्री हैं और जो कॉलेजेस हैं तकनीकी शिक्षा देने वाले, इनके बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। अच्छा क्या नहीं है कि कॉलेजेस शिक्षा देते हैं, बी करा दिए, मान लीजिए बीटेक करा दिए, एमटेक करा दिए, पॉलिटेक्निक दे दिए, इंडस्ट्री इनको हायर नहीं कर रही है जॉब के लिए। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जो कैंपस सिलेक्शन है वो नहीं कर रही है। ठीक है, तो जब ये कोर्स करने के बाद भी इंडस्ट्री इनको हायर नहीं कर रही है, इंडस्ट्री इनको क्यों नहीं हायर कर रही है? इंडस्ट्री को क्या चाहिए? प्रोडक्शन चाहिए। और प्रोडक्शन कैसे आएगा? प्रोडक्शन वहाँ से आएगा जो विद्यार्थी अच्छा पढ़ा होगा, जो विद्यार्थी अच्छा सीखा होगा। और ये यहाँ पे इनका हायर ना होने की वजह से इनकी पहले से कम जो शिक्षा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन में ये लाभ ज़्यादा दे नहीं सकते, इनको ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है? बाइकआउट कर जाती है वहाँ जहाँ से इसको अच्छे विद्यार्थी मिल जाएँ। हो सकता है बाहर से, विदेश से पढ़े या कुछ ही उच्च संस्थानों में पढ़े लोगों को ही ये लेती हो। तो सामान्य जो कॉलेजेस होते हैं उन कॉलेजेस में के पढ़े बच्चे बेरोजगार घूमते रहते हैं, और जब बेरोजगार घूमते रहते हैं तो फिर इसके प्रति जो रुचि होती है वो भी समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ इसके कारण क्या होता है कि जब इनका रिलेशन अच्छा नहीं है तो जो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं रोजगार तो मान लीजिए देते हैं, लेकिन अच्छी तनख्वाह अच्छी सैलरी नहीं देते। तो जो अच्छे पढ़े लिखे IITian हैं वो क्या करते हैं? वो देश छोड़ करके बाहर USA, चाइना और अन्य देशों में, यूरोप के अन्य देशों में चले जाते हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन की समस्या उत्पन्न होती है ना, ब्रेन ड्रेन की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात हमारा जो बौद्धिक वर्ग है वो भारत छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन की ये जो समस्या उत्पन्न होती है ये इसके कारण ही उत्पन्न होती है। क्लियर? दूसरी समस्या उधर बाइकआउट की है कि लोगों की रुचि नहीं होती है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो बी और बी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जब बी और बी बराबर हो जाएगा तो लोग फिर बी क्यों करेंगे? बी ही आसानी से कर लेंगे, क्यों पैसा खर्चा करेंगे बी करने में? तो ये तमाम समस्याएं यहाँ उत्पन्न होती है। अर्थात ये एक बेरोजगार होता युवा की जो तकनीकी शिक्षा के प्रति जो रुचि है, जो समाज में जो प्रेरणा जानी चाहिए थी। एक व्यक्ति पहले बी करता है और बी करने के बाद वो बेरोजगार हो जाता है, तो उसकी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो बेरोजगार होने के लिए बी नहीं करेगी। वो कहेगी कि यदि बेरोजगार ही होना है तो BA करके बेरोजगार रहें। तमाम ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो व्यवहारिक समस्याएं जनरेट करती हैं। ठीक है, तो ये तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास कुछ उपाय भी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ उपायों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि इन चुनौतियों को कैसे दूर करेंगे, कैसे तकनीकी शिक्षा में जो बाधा है उस बाधा को हम लोग तैयार करेंगे। चलिए 4-5 बड़ी बाधाएँ हम लोग देखते हैं और उन बाधाओं को दूर करके, इधर आप बाधा देख लीजिए कि तकनीकी शिक्षा की क्या चुनौतियाँ हैं, और इधर उन बाधाओं को समाप्त करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तकनीकी शिक्षा में एक बाधा, जैसा कि हमने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति में क्या गुणवत्ता की कमी है। अब आप विचार करिए कि गुणवत्ता की कमी क्यों है, फिर इसको दूर करिए। गुणवत्ता की कमी इसलिए है कि हमारी भाषा, एक मिनट भाषा को भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विश्वविद्यालयों का या तकनीकी शिक्षा का संचालन नहीं किया है। ठीक है, तो गुणवत्ता की इस कमी को पूरा करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपनी शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को लाना होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक में जो आते हों, जो
टॉप की यूनिवर्सिटीज़, टॉप की तकनीकी शिक्षा विश्व की पढ़ाती हों या उनका जो रेगुलेशन हो, उस रेगुलेशन को हमें कड़ाई से पालन करना होगा। तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे और गुणवत्ता विकसित कर पाएंगे, जिससे हमारी यूनिवर्सिटीज़, ये प्रयास होना चाहिए प्रारंभ में कि कम से कम 100 में एक विश्वविद्यालय तो भारत की भी शामिल हो जाए जो अच्छी गुणवत्ता वाली हो। ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही है? दूसरी बाधा ये आ रही है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, जिसके कारण गुणवत्ता नहीं दे पाते। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ वित्तीय सहायता उतनी ज़्यादा नहीं है, फाइनेंशियल उपलब्धता नहीं है। तो क्या करें, हमें अपने जीडीपी का या हमें अपने फाइनेंस का एक भाग, एक अधिक भाग इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी संरचनाओं के विकास में करना चाहिए। जन भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, पीपीपी मॉडल को लेना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ ले जा करके इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया जाना चाहिए। ठीक है। फिर भाषा की जो समस्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और जब इंग्लिश में अवेलेबल हैं बच्चा समझ नहीं पाता, तो हमें यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि कम से कम एक भाषा, भारतीय भाषा या किसी एक भाषा जैसे हिंदी है ना, या किसी एक दूसरी भाषा, भारतीय भाषा में तकनीकी शिक्षा अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। और यह व्यवस्था भी की जाए कि यदि 12वीं पास बच्चा BE करने आया है तो उसको उसी की भाषा में, उसकी मातृभाषा या मातृभाषा ना हो तो कम से कम उसकी क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दी जाए, ताकि उसके अंदर का जो ज्ञान है वो भाषा के कारण बाधित ना हो। और जब ये ज्ञान भाषा के कारण बाधित नहीं होगा तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे की रुचि जागेगी और वो कुछ करने का प्रयास करेगा। क्रिएटिविटी है, जो क्रिएशन है, सृजनात्मकता है, वो भारत के विद्यार्थियों में नहीं है, जिससे शोध के प्रति रुचि और नवोन्वेष की जो क्षमता होती है वो विकसित नहीं हो पाती है। तो उसे हमें डेवलप करना होगा। अगली बाधा क्या थी? अगली बाधा थी कि हमें जो इंडस्ट्री है वो अपने यहाँ के विद्यार्थियों को ले ही नहीं रहे हैं। तो इंडस्ट्री और कॉलेज के बीच का जो रिलेशन अच्छा नहीं है, उस रिलेशन को हमें बढ़ाना होगा। हमें कैंपस सिलेक्शन या कैंपस में आकर के नौकरी देने वाला जो सिस्टम है उसे इंप्रूव करना होगा। ठीक है। तो पहले हम गुणवत्ता सुधारें, फिर उनको रोजगार दें। तो इससे होगा कि जो नए बच्चे हैं उनमें भी इंजीनियरिंग के प्रति, तकनीकी शिक्षा के प्रति रुचि जागेगी। ठीक है। और ब्रेन ड्रेन की समस्या भी कम हो जाएगी। तो जो बौद्धिक पलायन हो रहा है हमारा, वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इसको रोकना पड़ेगा। बौद्धिक पलायन को रोकने के लिए हमें इनके अच्छे रहन सहन, अच्छे पैकेज की व्यवस्था करनी होगी, ताकि ये विदेश में न जाए। विदेश में जाने से हानि क्या हो रही है? विदेश में जाने की हानि जो एक मोटिवेशन है, जो इंस्पायरेशन है, वो समाप्त होता है। और साथ में जो इनकी बौद्धिक क्षमता है, पढ़ाने के बाद भी इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। IIT कराते हैं सरकार के पैसे से या NIT होता है, तो उसके बाद भी इन क्षमता का हम इस्तेमाल देश के तकनीकी शिक्षा के विकास में नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इसको हमें रोकना होगा। ठीक है। ऐसे ही तमाम बाधाएं हैं जिनको आप दूर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सीमित संसाधन है, अच्छे लैब नहीं है, तो लैब को अच्छा करना चाहिए। अच्छे शिक्षक नहीं है तो अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार की आप व्यवस्था पर बात कर सकते हैं। और अधिक इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने चाहिए, IIT, NIT, पॉलिटेक्निक के, ताकि विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता, ठीक है, उनको भी प्रवेश दिया जा सके और अधिक से अधिक मानव क्षमता को इसमें लगाया जा सके। ठीक है। तो ये चुनौतियाँ और समाधान था। कुछ संस्थाएँ हैं जो तकनीकी शिक्षा से संबंधित हैं, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे, जैसे AICTE, ठीक है ना, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। एक आगे वाले चैप्टर में कुछ संस्थाएं दी हुई हैं, वहाँ पे हम इनका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है ना। एक CAO नाम की संस्था है, वास्तुकला परिषद, है ना, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ऐसे ही एक संस्था जो है NBAI है, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन, ठीक है, राष्ट्रीय, ये भी है राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड करके, है ना, इसको देखेंगे। तो ऐसे ही तमाम संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं का योगदान तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए हो सकता है, उनको देख लेंगे। फिर इसमें जो अगला टॉपिक है वो है आपका कुछ योजनाओं से आपको परिचित करा दूं। योजनाओं का अध्ययन फिलहाल यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। आप अपने स्तर पर इनको देखते रहें। योजनाएँ जैसे मान लेते हैं कि योजना इस विभाग की है स्वयं, जो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार की एक योजना का संचालन अभी किया जा रहा है, उड़ान। इसी प्रकार की सक्षम नाम की एक योजना है। इसी प्रकार एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, है ना, विज्ञान कार्यशाला, विज्ञान कॉन्फ्रेंस करके कई स्कीम या कई प्रयास हैं, उनको हमें पढ़ना है। इनको आप थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे कि योजनाएं स्वयं क्या हैं, उड़ान क्या है, सक्षम क्या है। ठीक है। खैर, ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरा होता है। तो तकनीकी शिक्षा को हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड जो योजनाएं हैं, आप अपने स्तर पर कुछ पॉइंट देख सकते हैं, या अलग से इनके बारे में एक एक योजना के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। कभी संस्थाओं की चर्चा हम लोग करेंगे आगे आने वाले पॉइंट्स में। एक सिलेबस में दिया ही हुआ है मानव संसाधन विकास में निम्न संस्थाओं का योगदान, तो वहाँ पर हम लोग सारी संस्थाएं जो होंगी उनकी एक चर्चा, साथ में मानव संसाधन में क्या योगदान देती हैं, उस एस्पेक्ट में कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।